वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा। फ्रेंड्स, जो ग्लूकोमा होता है उसको हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं या फिर कुछ लोग इसको मोतिया बिंद भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस डिसीज के बारे में नहीं पता, वो इसको ग्लूकोज से रिलेटेड डिसीज भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये डिसीज डायबिटीज या फिर मैं कहूं कि ग्लूकोज से रिलेटेड नहीं है। Glaucoma is a group of disease that characterized by progressive form of optic nerve damage। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व्स जो डैमेज होती है उसका रीजन ये होता है कि हमारी आईज के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज होनी स्टार्ट कर देती हैं। और इसका सबसे ज्यादा रीजन क्या है? हाई सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। हमारी आईज के अंदर दो टाइप के जो है फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं एक्वस और दूसरे को कहते हैं विट्रस। तो जो आईज का जो फ्रंटल पार्ट में एंटीरियर पोर्शन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। तो वो जब ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो वो आईज के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में कहूं वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा है रिड्यूस द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो आईज के अंदर फ्लूइड है उसकी ड्रेनेज जो है कम हो जाए, तो उस वजह से भी क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, या तो आईज के अंदर जो सिक्रीशन हो रही है एक्वस ह्यूमर की उसको कम किया जा सके, या फिर जो ड्रेनेज है एक्वस ह्यूमर की, यानी कि ड्रेनेज बोले तो उसको निकालने का जो रास्ता है उसको इंक्रीज करें। अब आईज के अंदर से कैसे हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑल्दो इसकी जो प्रॉपर इटियोलॉजी है अभी तक अननोन है। हम सिर्फ एक जो दो फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं हम उसी को लेके इस ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ग्लूकोमा कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी ह्यूमन आई दिखती कैसे है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अरेंजमेंट कैसा है। देखिए, ये है ह्यूमन आई। ये जो है इसका अबव पोर्शन है, फ्रॉम व्यू फ्रॉम अबव, और ये हमारी फ्रंट से जो हमारी आई दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी आई का जो ये पार्ट है ये मैं दिखाता हूं। देखिए, जो ये आउटर होती है ये इसको कहते हैं हम आईलिड, और इसके बाद ये जो है ये हमारी होती है स्केलरा। इस व्हाइटिश पोर्शन को हम कहते हैं स्केलरा। और व्हाइटिश पोर्शन के बाद जो ये हमारा जो ये लाइनिंग सी आपको दिखाई दे रही है ये होती है आइरिस। और आइरिस के बाद जो ये काला काला सा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम प्यूपिल। ठीक है, तो ये हमारा जो है आईज जो है जिसको हम जिनसे हम देखते हैं वो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। अब देखिए ये अंदर से कैसे दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले आईज के फ्रंट में होती है कॉर्निया, बड़ी थिन लेयर होती है। उस कॉर्निया के अंदर की तरफ जाए तो एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, या फिर एक एक्वस फ्लूइड होता है जो कि व्हाइटिश मतलब कहूंगा मैं कलर का होता है, मतलब क्लियर फ्लूइड होता है, क्लियर लिक्विड होता है वो। उसके बाद ये देखिए ये होती है हमारी आइरिस, और ये होती है हमारी प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, और लेंस को कनेक्ट करके रखती है हमारी सिलियरी बॉडी और मसल्स। ये यहाँ पे देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बाद हमारी सिलियरी बॉडी और मसल्स आ जाते हैं। देखिए ये, अब इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे एक विट्रस बॉडी होती है, या फिर इसका पोस्टीरियर पोर्शन में कह सकता हूं ये विट्रस फ्लूइड होता है जो कि ओपेक होता है। तो आगे की तरफ कौन सा पार्ट होता है, एक्वस ह्यूमर, और पीछे कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर। ये दो पार्ट के जो टाइप के जो लिक्विड है हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारा एक्वस ह्यूमर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है, और वो जब प्रेशर इंक्रीज होता है उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से देखिए यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं और रेटाइनल ब्लड वेसल्स निकल रही है यहाँ से, तो ये ऑप्टिक नर्व्स डेड हो जाती हैं। डेड हो जाती हैं, वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाती,
और जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारा जो भी हम देख रहे हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा ये ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस है इस एक्वस ह्यूमर के ऊपर। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, मैं थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई करूंगा। ये देखिए ये हमारा एक्वस ह्यूमर है। देखिए ये लेंस था, लेंस के बाद ये प्यूपिल था, प्यूपिल के बाद देखिए ये हमारा एक्वस चैम्बर है। देखिए ये ध्यान से, और उसके बाद ये है कॉर्निया, और लेंस हमारा जो कनेक्ट होता है वहां सिलरी बॉडी होती है और लिगामेंट्स होते हैं। और उसके बाद देखिए ये एक ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, ये एक छन्नी के टाइप का होता है जो क्या करता है कि इस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन आउट करता है। मींस इसका जो एक्वस ह्यूमर है उसको बाहर निकालता है। जब हमारी आईज के अंदर एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम ये करता है वाया ये स्केलमेन कैनाल होती है, इस कैनाल के थ्रू इसको बाहर निकालता है। मैं इसका आउटफ्लो भी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा आप इसको यहां पर समझिए कि कैसे ये इसको जो है कनेक्टेड होता है और कौन सी कैनल होती है जिसके थ्रू ये बाहर जाता है ये। और अगर इस एक्वस चैम्बर में फ्लूइड बढ़ जाए और अगर ये हमारी ट्रेबिकुलर मेशवर्क अगर काम नहीं कर रही तो यहां से क्या होगा, आइज के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा के दो टाइप होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और वाइड एंगल, सॉरी माफ कीजिएगा, क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसको हम वाइड एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं और क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा भी कहते हैं। लेकिन जो क्लोजर एंगल होता है उसको नैरो एंगल और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा भी कहते हैं। आई होप इन दोनों टाइप्स में आपको जो नेमिंग में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एंगल या वाइड एंगल या फिर क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा। मैं ये जो अलग अलग नाम ले रहा हूं ये स्पेशली जीपेट एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेम्स हैं कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज वाइड एंगल ग्लूकोमा, व्हाट इज क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा, व्हाट इज क्रोनिक ग्लूकोमा। तो आप लोगों को वहां पे परेशान नहीं होना, इस ओपन एंगल ग्लूकोमा को एक्सप्लेन करना है। देखिए ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्वस ह्यूमर का। देखिए ये जो है फ्लू एक्वस ह्यूमर जो है उसका इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। देखिए ये इनफ्लो हो रहा है प्रेशर, और उसके बाद ये ट्रेबिकुलर आउटफ्लो हो रहा है, ये यहाँ से आउटफ्लो हो जाता है इसका। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे सिलरी बॉडीज हैं, ये एक्वस ह्यूमर है, और ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से क्या करता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क से आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाती है। अगर ये मेशवर्क ब्लॉक हो जाएगी तो आपका जो एक्वस ह्यूमर के अंदर से जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अगर फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा तो उसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाएगी, इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन बढ़ेगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करेगा। सो आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए बहुत सारी ड्रग्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हमारा फूड भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी लाइफस्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की, और ग्लूकोमा जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है एक तरह से, और इसको हम नैरो एंगल भी कहते हैं और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा भी कहते हैं। देखिए ये हमारी आईज का स्ट्रक्चर है, और अगर जैसे जो लेंस है, और लेंस और आइरिस के बीच में क्या होता है, गैप होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्लोज एंगल के अंदर क्या होता है कि ये जो गैप है ये गैप बंद हो जाता है, यानी कि जो लेंस है वो आइरिस के साथ चिपक जाती है। तो जब वो चिपक जाती है तो उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है, वो फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, वो ड्रेन आउट हो ही नहीं पाता। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी ट्रेबिकुलर मेशवर्क अच्छे से काम भी कर रही है तब भी वो फ्लूइड क्या हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा, क्योंकि वो आइरिस ने उसको क्लोज करके रखा हुआ है। जब आइरिस उसको क्लोज करके रखेगी तो उसकी वजह से फ्लूइड बढ़ेगा, और फ्लूइड बढ़ेगा तो वो क्या करेगा,
ओकुलर टेंशन को इंक्रीज करेगा, इंट्रा ओकुलर टेंशन को इंक्रीज करेगा। तो ये है हमारा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा या फिर नैरो एंगल ग्लूकोमा और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। चलिए बात करते हैं ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहली क्लास ऑफ ड्रग है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। इसके अंदर टिमोलोल आती है, लिवोब्यूनोलोल आती है, उसके बाद आती है अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि वो ड्रग्स जिनकी एड्रीनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एड्रीनर्जिक रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें आती है ब्रिमोनिडीन, डिपिफिरेंज और एप्राक्लोनिडीन। और उसके बाद आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसमें आती है लेक्टेनोप्रोस्ट। और देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड। और फिर बात करते हैं म्योटिक्स ड्रग की। म्योटिक्स ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें पिलोकार्पिन आती है और एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स आते हैं, जिसमें फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन्स आते हैं। तो ये ड्रग्स जो है वो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली क्लास ऑफ ड्रग की, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स की। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रही है, ड्रग्स बीटा ब्लॉकर को इनहिबिट कर रही हैं। लेकिन हमारा जो काम है ग्लूकोमा के अंदर वो क्या है, या तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करना या फिर उसकी ड्रेनेज को इंक्रीज करना। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, जैसे टिमोलोल है, ये क्या करती है, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके अंदर टिमोलोल, बिटेक्सोलोल, लिवोब्यूनोलोल आती है। तो ये क्या करती है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करती हैं, लेकिन उसके साथ इसके कुछ और एडवांटेजेस भी हैं कि ये प्यूपिल के साइज को चेंज नहीं करती। नॉर्मली जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं या बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं, जिससे विजन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये ड्रग्स ऐसा नहीं करती। और मायोपिया को इंड्यूस नहीं करती है और हेडेक नहीं होता इन ड्रग्स से। देन नो फ्लक्चुएशन इन इंट्राओक्यूलर टेंशन, जैसा कि पिलोकार्पिन के साथ होता है। ठीक है, पिलोकार्पिन जब हम डालते हैं तो इंट्राओक्यूलर टेंशन कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के, जैसे ये क्या करती हैं, रेडनेस कोज कर देती हैं, आईज में ड्राइनेस कोज करती हैं, कॉर्नियल हाइपोथीसिया कोज करती हैं, और ब्लड विजन, धुंधला सा दिखाई देना, वैसे काम भी इस ड्रग से होते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की। अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग्स जो अल्फा रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं और उसकी एगोनिस्ट प्रॉपर्टी शो करती हैं। जैसे हमारा मेन काम ग्लूकोमा में क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करना और उसके ड्रेन को इंक्रीज करना। हमने बीटा ब्लॉकर के अंदर देखा कि वो उसकी प्रोडक्शन को तो कम कर रही है, लेकिन उसके ड्रेन आउट को इंक्रीज नहीं कर रही। लेकिन ये जो ड्रग है ये प्रोडक्शन भी कम कर रही है और ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, यानी कि एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने की जो एबिलिटी है इसकी वो भी ज्यादा है। तो ड्रेनेज जो है उसको इंक्रीज कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकले। फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा, इंट्राओकुलर टेंशन कम हो जाएगी, और इंट्राओकुलर टेंशन कम होगी तो ग्लूकोमा के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जो नर्व्स डैमेज हो चुकी है हम उसको तो रिपेयर कर नहीं सकते, लेकिन जो बच गई हैं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आती है ब्रिमोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन और डिपिविफ्रिन। ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करती हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, ईचिंग करती हैं, आईलिड डर्मेटाइटिस कोज करती हैं, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कोज करती हैं, मिड्रिएसिस कोज करती हैं। मिड्रिएसिस मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, क्या होता है, प्यूपिल्स की माफ कीजिएगा, डायलेशंस हो जाती हैं, और प्यूपिल की डायलेशन होती है तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो प्यूपिल है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, आईलिड फॉर्मेशन होती है, सेडेशन भी कोज करती हैं ये ड्रग्स। देन बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की
एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसके अंदर इनका काम क्या होता है, ये ड्रेनेज को तो इंक्रीज कर देते हैं। देखिए ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहे, लेकिन उसके ड्रेनेज को इंक्रीज कर रहे हैं। और आज के टाइम में हम लोग बीटा ब्लॉकर से ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज करते हैं ताकि उसकी ड्रेनेज को इंक्रीज किया जा सके, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। लेटेनोप्रोस्ट बहुत अच्छी ड्रग है जो इस ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में दी जाती है, और ये इंट्राओकुलर प्रेशर को भी कम करती है। साइड इफेक्ट ऑक्यूलर इरिटेशन होना, पेन होना, और इसका कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन विजन में ब्लरिंग होना, आइरिस पिगमेंटेशन, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग्स है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करती हैं। और इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एसिटाजोलामाइड और डॉर्जोलामाइड। देन ये ड्रग्स जो है बाइकार्बोनेट आयंस को कम करती है इन सिलियरी एपिथेलियम, यानी कि सिलियरी एपिथेलियम जो सिलियरी लेयर्स होती है, हमारी सिलियरी मसल्स होती है, उनके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस को कम करती हैं, और प्रोडक्शन जो होती है एक्वस ह्यूमर की उसको कम करती है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ब्लरिंग, ईचिंग, बिटर टेस्ट, ऑक्यूलर स्टिंगिंग होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मियोटिक्स, वो ड्रग्स जो प्यूपिल को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें हम मियोटिक्स भी कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, और एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इंट्राऑक्यूलर टेंशन को कम कर देती हैं बाय इंक्रीज इन द सिलियरी मसल टोन को इंक्रीज करती हैं, देयर बाय इंप्रूविंग इन द पेटेंसी ऑफ ट्रेबिक्यूली। तो सिलियरी मसल्स की जो टेंशन है, टोन है, उसको इंक्रीज कर देंगी, स्ट्रेच कर देंगी, तो उससे जो होगा ट्रेबिकुलर मेशवर्क की जो पेटेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन इसमें पिलोकार्पिन आती है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स आती हैं, और ये कौन सी होती हैं, फाइसोस्टिगमेन, नियोस्टिगमेन वगैरह। देन इसके बाद हम बात करते हैं अदर ट्रीटमेंट्स की, जिनके अंदर हमारे सर्जिकल और लेजर मेथड्स आते हैं, जिसमें पहला है ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी। ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि जो लेजर का यूज करके ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क के अंदर जो ड्रेनेज है उसको इंप्रूव करते हैं, ताकि टेंशन को कम किया जा सके और फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला जा सके। और ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हम इस थेरेपी का यूज करते हैं। देखिए ये ट्रेबिक्यूलर मेशवर्क होती है, लेजर यहाँ पे डाली जाती है, लेजर जब जाती है तो वो इसकी क्या करती है, इसकी ड्रेनेज के लिए इंप्रूव करती है, मींस वहां पे स्मॉल स्मॉल स्पेस बना देती है, मेश वर्क बना देती है एक, जिससे क्या होता है, यानी कि उस मेश वर्क को ओपन भी कर सकते हैं ट्रेबिक्यूले को, जिससे क्या होगा, हमारी जो ड्रेनेज है वो इंप्रूव हो जाएगी। इरिडोटॉमी, पहला क्या था देखिए, ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी, और दूसरा है इरिडोटॉमी। ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी जो है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज होती है, और इरिडोटॉमी जो है वो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में यूज होती है, जिसको हम कोरेक्टोमी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ आइरिस। इसका काम हम कहा यूज करते हैं, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में। और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा मैंने आपको पहले ही बताया है, वो क्या होती है, जिसमें आइरिस के साथ आपकी लेंस कनेक्ट हो जाती है, बिल्कुल स्पेस नहीं रहता, और जब वो स्पेस नहीं रहता तो फ्लूइड की ड्रेनेज नहीं हो पाती। देखिए ये क्या कर रही है, ये लेजर आई, जब आइरिस यहां से कनेक्टेड है, फ्लूइड नहीं निकल पा रहा है यहां से, तो हमने यहां से एक रास्ता बना दिया। जब ये रास्ता बन जाता है, तो ये रास्ता बनता है और फ्लूइड की क्या होती है, ड्रेनेज स्टार्ट होती है। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट ग्लूकोमा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।